नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। एक नई टर्मिनोलॉजी जो है वो हम लोगों के बीच में रन कर रही है इस समय कि मैं देख रहा हूं कि ज़्यादातर यूथ जो है वो इस टर्मिनोलॉजी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन कर रहा है और ज़्यादातर लोगों को तकलीफ भी दे रहा है कि ये है क्या, क्योंकि पूरी की पूरी समझ है नहीं कि ये वास्तविकता में है क्या। आज हम लोग उसी टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ आपसी समझ बनाने के लिए क्रिप्टो करेंसी है क्या, निवेश करने के लिए या तमाम इस तरीके की चीज़ों के लिए क्रिप्टो करेंसी पे चर्चा करना बड़ा ज़रूरी हो गया है आज के समय में। तो ये सेशन पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कशन करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, निवेश करना अच्छा है या नहीं है, भारत के लिए इसका क्या स्कोप है, या भारत में इस तरीके से कैसे बात की जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूंगा आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ कि क्रिप्टो करेंसी समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा मनी को, कि अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि मुद्रा यानी कि मनी क्या है, तो आप कहते हो क्या हो कि एनीथिंग यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे, यानी विनिमय का साधन बन जाए, लेन देन करने के काम आए, लेन देन करने में प्रयुक्त हो जाए, वही मुद्रा है। करेंसी शब्द जब आपका लगता है तो करेंसी हम लोग कहते हैं एक ऐसी मुद्रा को कि जो किसी देश में लीगल टेंडेंसी पा जाती है, यानी किसी देश की आधिकारिक मुद्रा हो जाती है, किसी देश की आदेशित मुद्रा हो जाती है, उसको हम लोग नाम देते हैं करेंसी का। जैसे इंडिया के लिए रुपीज़, अमेरिका में जब जाओगे आप तो डॉलर, यूरोपियन कंट्रीज में आप जाओगे तो यूरो। तो ये क्या है, ये करेंसी है। यूरोपियन करेंसी क्या है तो यूरो है, अमेरिका की करेंसी क्या है तो डॉलर है, इंडियन करेंसी क्या है तो INR यानी कि रुपया है। तो ये इस तरीके से, अब इसी को थोड़ा सा अलग रखा जाए तो क्रिप्टो शब्द जो है वो इनक्रिप्टेड से बना हुआ है, यानी कि क्रिप्टो का अगर शाब्दिक अर्थ अगर आप जानना चाहते हो तो शाब्दिक अर्थ आता है गोपनीय या गुप्त या छिपी हुई। कोई भी ऐसी चीज जो गोपनीय है या गुप्त है या छिपी हुई है तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्रिप्टो का, यानी इनक्रिप्टेड शब्द से बना हुआ एक शब्द है क्रिप्टो। और करेंसी हमने पहले ही बता दिया कि बात कर रहे हैं किसकी, करेंसी डिफाइन करती है किसको, मुद्रा को। मुद्रा और करेंसी पे चर्चा अभी जस्ट किया। अब देखो कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। तो अगर आप इसकी शुरुआत के बारे में डिस्कशन करोगे तो 2009 में एक बहुत बड़ी घटना हुई, और वो घटना थी अमेरिकन क्राइसिस, कि अमेरिका में एक बेहतरीन या बहुत बुरा मार्केट हो गया, मार्केट बहुत बुरे तरीके से डूबने लगा, यानी जितने भी लोगों ने कंपनियों के शेयर खरीदे थे वो सारे शेयर के वैल्यू जो है वो रातों रात नीचे आ गई। अब यहीं से चीजें निकल कर के आई कि आखिर पैसा मेरा लगाया मैंने तो उसको देखने का, निकालने का या कुछ भी करने का अधिकार केवल मेरा है। मतलब पैसा मैंने लगाया, मैं निकालूं, मैं देखूं मैंने कितना लगाया कितना नहीं लगाया। कंपनी डूब रही है तो भैया हम क्यों डूबें, कंपनी ऊपर जा रही है तब तो ठीक है क्योंकि मैंने उसी पर्पस के लिए लगाया, लेकिन कंपनी जब डूब रही है तो हम क्यों डूबे, या हमारा पैसा है तो बैंक वाला क्यों देखेगा कि मेरा कितना पैसा है, पोस्ट ऑफिस वाला क्यों जानेगा कि कितना पैसा है, शेयर ट्रेडिंग वाला कैसे जान जा रहा है कि मेरा पैसा है। तो हम अपनी मुद्रा को क्या रखेंगे, गोपनीय रखेंगे। और यही रीजन था कि 2010 में हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग हुई एक करेंसी की जिसको नाम दिया जाता है क्रिप्टो करेंसी। अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन थे जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की। तो ध्यान देना कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो आप कहोगे सातोशी, क्या कहोगे, सातोशी नाकामोटो। सातोशी नाकामोटो ये आविष्कारक माने जाते हैं। कहाँ गए, कहाँ के थे, कब आविष्कार किया, इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है इनके बारे में उसके बाद से। लेकिन ये चीज़ निकल करके आई कि ये क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कब हुई है, 2010 में। अब क्रिप्टो करेंसी के अगर वर्तमान डेटा देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी का वर्तमान डेटा बताता है कि हमारे पूरे विश्व के अंदर, यानी कि एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर ये एक्सेप्टेबल हो गई है। लगभग ज़्यादातर देश जो है इसको लीगल बना चुके हैं, और इस समय में 1500 से लेकर के 4000
तरीके की क्रिप्टो करेंसी हैं, जिसमें आप कुछ का नाम जानते हो, जैसे आप नाम जानते हो बिटकॉइन का, जो सबसे फेमस। और ये भी ध्यान देना कि अगर पूछा जाएगा कभी भी एग्जामिनेशन में कि द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इज, तो बिटकॉइन, कि पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी, तो बिटकॉइन थी। और बिटकॉइन सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी भी इस समय है, कि बिटकॉइन जो है वो सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी से मानी जाती है। उसके अलावा फेसबुक ने अभी शुरू किया लिब्रा, लिब्रा भी एक क्रिप्टो करेंसी है जो फेसबुक वालों ने शुरू किया है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो चल रही है वो इस समय है इथेरियम, इथेरियम भी एक क्रिप्टो करेंसी है। उसके अलावा लाइटकॉइन, लाइटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी। इस तरीके से आप देखोगे कि लाइटकॉइन हो गया, टेथर हो गया, रिपल हो गया, इस तरीके की बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रनिंग मोड में है। और मैं 4000 का नाम नहीं लिख सकता, लेकिन कम से कम 5-10 ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो हाईलाइटेड हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उनके बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो कुछ बेस्ट एग्जांपल आपके सामने मैंने रख दिया है कि बिटकॉइन है, लिब्रा है, इथेरियम है, लाइटकॉइन है, टेथर है, रिपल है। इस तरीके की कुछ करेंसीज हैं, कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मार्केट में रनिंग मोड में हैं। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल है। ध्यान देना कि क्रिप्टो करेंसी यानी गोपनीय, गुप्त या छिपी हुई मुद्रा को हम लोग कह रहे हैं, या अगर क्रिप्टो करेंसी का दूसरा अगर एक नाम लिखा जाए तो इसको हम लोग नाम देते हैं डिजिटल करेंसी, या एक और नाम लिखने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि दैट इज ऑनलाइन करेंसी, ये एक ऑनलाइन करेंसी है। अब ये शुरुआत कहाँ से हुई, तो 2009 में अमेरिका में क्राइसिस आती है, लोगों का लगा हुआ पैसा डूब जाता है, तो एक आदमी निकल करके आता है सातोशी नाकामोटो, उसने आविष्कार किया। उसने क्या कहा कि मेरा पैसा है, कितना डूबेगा, कितना लगेगा, कौन जानना चाहिए, तो केवल मैं जानूंगा। और इसीलिए उसने आविष्कार किया 2010 में क्रिप्टो करेंसी का। और फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी, तो बिटकॉइन थी। बिटकॉइन सबसे फेमस और सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। अब चला जाए कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट काम कैसे करता है, या किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट रन करता है। कोई भी अगर प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिएगा। वीडियो कैसा लगा है ये भी जरूर बताने की कोशिश करिएगा। और अगर कोई नया पॉइंट दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं इसके बारे में भी सर एक वीडियो बनाइए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, जरूर बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। आगे चलता हूं। अब देखो क्रिप्टो करेंसी में हमने क्या कहा कि क्रिप्टो करेंसी एक गोपनीय मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी एक गोपनीय मुद्रा है। इसमें कुछ शब्द जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे बार बार, कि कुछ शब्द जो हैं वो बार बार देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी निकल करके आती है वो टर्मिनोलॉजी है आपकी ब्लॉकचेन। दूसरी टर्मिनोलॉजी है माइनर्स। तीसरी टर्मिनोलॉजी है माइनिंग। तीसरी टर्मिनोलॉजी माइनिंग। और एक और नाम निकल करके आता है पीयर टू पीयर। ये सारे शब्द जो हैं, जब जब आप क्रिप्टो करेंसी पढ़ोगे तो ये सारे शब्द आपको परेशान करेंगे, इसलिए एक ही वीडियो में सारे के सारे शब्दों को भी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि पैसा कैसे इस तरफ से उस तरफ जाता है। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानो कि क्रिप्टो करेंसी को हमने बोला क्या, कि क्रिप्टो करेंसी एक गोपनीय मुद्रा है, यानी गुप्त मुद्रा है। ब्लैक मनी नहीं है, छिपा हुआ धन नहीं है, गुप्त धन है कि मैं कितना दे रहा हूं ये केवल सेंडर जानेगा, और या तो केवल रिसीवर जानेगा, बीच में कोई मीडिएटर जानेगा ही नहीं। क्यों नहीं जानेगा भैया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कोई मीडिएटर होता ही नहीं। अब जैसे अगर हम आज की डेट में अगर पैसा भेजना चाहते हैं तो ये सेंडर है और ये एक रिसीवर है, दो लोग हैं। अब इन दोनों लोगों को अगर पैसा का लेन देन करना है तो बीच में एक थर्ड पार्टी निकल करके आ जाती है, कौन, बैंक, मीडिएटर के तौर पे। अब ये आपके अमाउंट को जान भी जाती है कि रमेश ने सुरेश को 51,000 रुपए भेजे, ये भी जान जाती है। और दूसरी चीज कि रमेश ने सुरेश को क्यों भेजा ये भी पूछती है आपसे, और साथ साथ 51,000 भेजने का कुछ खर्च भी लेती है। तो जब बीच में मीडिएटर होगा ही नहीं तो सबसे पहली चीज कि आपका जो बीच का जो खर्च है वो लगेगा ही नहीं। दूसरी चीज आपका जो डेटा है वो आपका सुरक्षित होगा, और सुरक्षित होने के साथ साथ ये डेटा जो है वो आपका गोपनीय होगा। ये सब तो क्वालिटीज हो गई। इसके ऊपर हम लोगों को काम किया गया कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई मीडिएटर वर्कआउट नहीं करेगा, यानी कि जो बीच का जो खर्च था, बीच में जो सुरक्षा थी, बीच में जो गोपनीयता थी, ये खत्म नहीं होगी, ये पूरे के पूरे तरीके से काम करेगी। तो ये बिटकॉइन का सिस्टम है, किस तरीके से आपको, मतलब क्या है, कैसे जाएगी। तो उसके लिए कहा गया कि उसके लिए
अगर कोई बीच में नहीं होगा तो इसका मतलब है कि जानेगा कौन? तो अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ये दोनों ही केवल जानेंगे, इनके अलावा तीसरा कोई नहीं जानेगा। यानी कि जितने लोगों ने बिटकॉइन खरीदा है केवल वही लोग जान पाएंगे कि कितना पैसा किसने लगाया है। लेकिन ये ध्यान देना कि वो भी नहीं जान पाएंगे। वो जानेंगे किस फॉर्म में? तो वो जानेंगे क्रिप्टो हैशिंग के फॉर्म में। यानी कि वो भी, उनके पास भी एग्जैक्ट डेटा नहीं निकलेगा, उनके पास भी आपका नाम नहीं जाएगा, उनके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं जाएगा, क्रिप्टो हैशिंग के माध्यम से जाएगा। इसके लिए क्या किया गया? तो कहा गया कि सबसे बढ़िया तरीका है कि हम लोग बना लें क्या? ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या है समझिएगा कि सबसे पहले इस पॉइंट पर है आपका सेंडर, यानी कि जो पैसा भेज रहा है, यानी कि जो बिटकॉइन खरीद रहा है या जो बिटकॉइन में निवेश करना चाह रहा है या जो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाह रहा है उसको। अब ये जब जाएगा तो इसके पास से जो पैसा जाएगा वो पैसा जाएगा कहाँ? तो ये पैसा बनाएगा ब्लॉक ट्रांजैक्शन। ब्लॉक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या कि इस तरीके से आपका ट्रांजैक्शन डिटेल जो है वो इधर से उधर जाएगी, और हमने पहले ही बता दिया कि ब्लॉक ट्रांजैक्शन बना। अब इस ब्लॉक ट्रांजैक्शन से ये पैसा जो है वो कोडिंग में बदलेगा। उस कोडिंग को हम लोग कहते हैं क्रिप्टो हैशिंग। जैसे आपने देखा होगा कि आपने अपना पासवर्ड डाला, मान लेते हैं कि आपने अपना पासवर्ड डाला एजुमेनिया 247, ये कोई पासवर्ड आपने बना लिया, चाहे वो एटीएम का पासवर्ड हो, चाहे गूगल का पासवर्ड हो, या कहीं पे भी अगर आप ये पासवर्ड बनाते हो एजुमेनिया 247, तो आप टाइप तो करते हो एजुमेनिया 247, लेकिन क्या सिस्टम इसी फॉर्म में लेता है? जी नहीं, सिस्टम इसकी क्रिप्टोग्राफी करता है, और क्रिप्टोग्राफी करके इसको 40 अंक के एक पासवर्ड में बदलता है। आप देखते होंगे 2E#, 3B, 4C, DD, 1-2, इस तरीके से करते हुए 40 अंकों का एक अलग से बनाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्रिप्टो हैशिंग का। यानी पैसा लगाया था किसने? एजुमेनिया 247 ने, लेकिन वो पैसा किस फॉर्म में गया सामने वाले के पास? सामने वाले को उसका नाम क्या पता चला? तो सामने वाले को उसका नाम पता क्रिप्टो हैशिंग के फॉर्म में। तो क्रिप्टो हैशिंग इज ए कोडिंग टेक्निक, ये कोडिंग टेक्निक है। और इसके बाद ये जो पैसा आगे बढ़ता है, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ? पैसा भेजा गया, ब्लॉक ट्रांजैक्शन हुआ, ब्लॉक ट्रांजैक्शन के बाद उस ब्लॉक ट्रांजैक्शन की क्रिप्टो हैशिंग हुई, और क्रिप्टो हैशिंग के बाद ये डेटा जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में गया, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में चला गया। और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में जाने के बाद तब ये पैसा पहुंचता है कहाँ? रिसीवर के पास। ये पूरा का पूरा चेन बनता है। उस चेन को हम नाम क्या देते हैं? उस चेन को हम लोग नाम देते हैं ब्लॉक चेन का। तो अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि ब्लॉक चेन है क्या, तो सेंडर से रिसीवर तक क्रिप्टो करेंसी के पहुंचने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, सेंडर से रिसीवर तक, यानी बिटकॉइन खरीदने वाले और बिटकॉइन को ट्रांसफर करने वाले, बिटकॉइन को बेचने वाले तक लेन देन का जो पूरा चेन या पूरा प्रोसेस तैयार हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ब्लॉकचेन का। फिर से ध्यान देना है कि सेंडर ने पैसा भेजा, ब्लॉक ट्रांजैक्शन में गया, ब्लॉक ट्रांजैक्शन में जाने के बाद बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की क्रिप्टो हैशिंग हुई, क्रिप्टो हैशिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बना, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस से तब वो रिसीवर के पास पहुंचता है। ये तरीका होता है पूरा का पूरा उसके बीच में। अब उसमें प्रश्न आया कि माइनिंग क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा कि इस ब्लॉक ट्रांजैक्शन को क्रिप्टो हैशिंग में बदल करके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा तक भेजने के लिए जरूरत होती है पीसी की, और उसको हम लोग नाम देते हैं माइनर्स पीसी। यानी कि माइनर्स पीसी से पैसा निकला, बीच में इसकी की जाएगी क्या? माइनिंग। यानी ये एक कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, जिसके लिए स्पेशल लोग रखे जाते हैं। जो ये प्रोसेस है उसको हम लोग नाम देते हैं माइनर का, और जो लोग इस काम में अपना विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं और इस काम को निपटाते हैं, उनको नाम देते हैं माइनिंग। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करके भी अपनी नौकरी चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। इसका फायदा क्या है? तो अगर उन्होंने बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी की अगर माइनिंग की, तो उस माइनिंग के बदले में उनको कुछ क्रिप्टो करेंसी एज अ रिवार्ड दे दी जाती है। तो कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड विशेषज्ञ हैं या स्पेशलिस्ट लोग हैं जो माइनिंग का काम कर रहे हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी को इनकोडेड डिकोडेड करने का काम कर रहे हैं, यानी उनको पकड़ने का काम कर रहे हैं कि पैसा कहाँ तक फेंका गया है। यानी तुम सीधे कह सकते हो कि वो लोग हैं जो पासबुक तैयार कर रहे हैं कि राम ने सुरेश को इतना दिया, सुरेश ने लक्ष्मण को इतना दिया,
राम ने इनको इतना दिया। इस तरीके का जो प्रोसेस मेंटेन करने का जो लोग काम कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं माइनर्स का। और जो लोग ये काम कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं माइनिंग का। और माइनिंग के बदले में यानी पासबुक मेंटेन करने के बदले में उनको एक छोटा सा गिफ्ट मिल रहा है बिटकॉइन के या क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में ही, उसको हम लोग नाम देते हैं माइनिंग रिवार्ड का। अब और ये सारा का सारा नेटवर्क क्या है, पीयर टू पीयर है, यानी पर्सन टू पर्सन दौड़ा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा शब्दावली है जो आपको हमेशा क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में मिलेगी। अब प्रश्न ये उठा कि बिटकॉइन की वैल्यू अप एंड डाउन होती कैसे, बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती घटती कैसे है, तो उसके ऊपर आता हूं। तो सबसे पहले तो आप एक चीज जान लो कि बिटकॉइन के बारे में हमने एक लाइन बोली कि बिटकॉइन का आविष्कार कब हुआ, तो 2010 में। बिटकॉइन का जब आविष्कार हुआ तो गिन करके बिटकॉइन बनाई गई, कि एकदम बिटकॉइन जो है वो गिन करके बनाई गई। और ये दिमाग में रखिएगा कि इकोनॉमी का सीधा सा रूल है कि अगर किसी भी चीज की डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो सीधा सा मतलब है कि उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी किसी भी चीज की अगर मांग में वृद्धि होती है तो उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है, और अगर मांग में अगर कमी आती है तो मूल्य में भी कमी आती है। ये इकोनॉमी का सामान्य रूल है। और आपको बता दें कि जब बनाई गई, यानी कि स्टार्टिंग जब आप देखोगे 2009 में, तो 2009 में जब स्टार्टिंग हुई तो इसका मूल्य 0 रुपए था। यानी एक बिटकॉइन बराबर था किसके, तो 0 के बराबर। यानी इसका कुछ मूल्य ही नहीं था। कुछ मूल्य क्यों नहीं था, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ना डिमांड थी और ना ही वैल्यू, यानी कि डिमांड भी 0 थी और वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन अगले साल यानी कि 2010 में जब हम आगे बढ़े तो एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी हो गई, तो हो गई 2 रुपए 85 पैसे। यानी आप देख रहे हो बिटकॉइन धीरे से 0 से 3 रुपए के करीब पहुंच गई, 2 रुपए 85 पैसे के करीब पहुंच गई। क्यों पहुंच गई, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने इसको जानना शुरू किया। और एक पॉइंट हमेशा दिमाग में बैठा के रखना कि मनी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, या मुद्रा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो मुद्रा की सबसे बड़ी विशेषता होती है एक्सेप्टेंसी। अगर स्वीकार्य है तो ये मार्कर भी 100 रुपए का है, और अगर स्वीकार्य नहीं है तो हम नोट को भी मना कर देते हैं कि भैया ये वाली नोट नहीं चलेगी। तो इसका मतलब कि अगर मुद्रा स्वीकार्य है तो मुद्रा है। एक डेफिनेशन आपको बता दूं मुद्रा की, एक डेफिनेशन निकल के आई मुद्रा की। कहा गया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, और मुद्रा का कार्य क्या है, तो विनिमय का साधन है। तो यहां पर सीधे मैं बता दे रहा हूं कि बिटकॉइन की एक्सेप्टेंसी बढ़ना शुरू होती है। क्यों बढ़ना शुरू होती है, तो कुछ भी जो बड़े लोग हैं, एलन मस्क टाइप के लोग हैं, माइक टायसन टाइप के लोग हैं, मतलब जो लोग एक निवेशक के तौर पर काम करते हैं, उन्होंने आदेशित कर दिया कि भैया हम बिटकॉइन से लेन देन करेंगे। तो जब बड़े लोग लेन देन करेंगे, बड़े बिजनेस टाइकून्स अगर लेन देन करेंगे, तो हमको भी तो निवेश करने में मजा आ जाएगा। यानी डिमांड बढ़ी, और डिमांड अगर बढ़ी तो वैल्यू भी क्या होगी, तो वैल्यू भी बढ़ेगी। तो दिमाग में रखिएगा कि जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई तो 0 का था, एक साल के बाद 2 रुपए 85 पैसा, और वर्तमान कीमत अगर आपको बता दें तो वर्तमान कीमत यानी कि 2021 में बिटकॉइन जा रहा है 33 लाख रुपए के आसपास। डेली फ्लक्चुएट होने वाली चीज़ है, हर 24 घंटे पर इसके मूल्य में वृद्धि होती है, कमी होती है। फिर से हमने बता दिया कि अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके बारे में कोई अच्छी सूचना आएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब जैसे एलन मस्क ने एक अनाउंसमेंट किया कि अब ऐसा है कि हम जो हैं इसको लीगल टेंडर के तौर पर स्वीकार करेंगे, यानी हम अपनी गाड़ियों को अगर बेचेंगे तो बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे। अब जैसे ही लोगों ने न्यूज़ सुनी कि एलन मस्क जो है वो टेस्ला बेचेंगे या टेस्ला कंपनी की कारें जब निकलेंगी तो उन कारों के बदले में हमको देना पड़ेगा क्या, तो बिटकॉइन। बिटकॉइन में निवेश बढ़ गया। ये जो मैं बता रहा हूँ 33 लाख रुपए ये वर्तमान का, लेकिन जब एलन मस्क ने अनाउंसमेंट किया था तो उस समय एक बिटकॉइन 44 लाख 45 लाख रुपए तक चला गया था। तो सीधा सा मतलब है कि कोई अच्छी खबर बिटकॉइन की वैल्यू को बढ़ा सकती है, कोई बुरी खबर बिटकॉइन की वैल्यू को गिरा सकती है। निवेश कब करना है, तो निवेश हमेशा तभी करना है जब वैल्यू डाउन हो। निवेश हमेशा कब करना है, जब उसकी वैल्यू कम हो। वैल्यू कम होगी तो आप निवेश करोगे, कम दाम में मिलेगा ज़्यादा सामान। और अगर वैल्यू बढ़ेगी तो निवेश नहीं करना है, उस समय बेचना है। यानी हमने 2 रुपए 85 पैसे में अगर खरीदा था 2010 में, तो आज हमको बेचना है, आज हमको खरीदना नहीं है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती घटती कैसे। अब बिटकॉइन की कुछ अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, तो सबसे पहले अपने यहाँ का नियम बता दें कि भारत का क्या केस है। तो भारत में आरबीआई ने
बिटकॉइन को एक शब्द दिया नॉन लीगल, ध्यान देना, नॉन लीगल शब्द दिया, इलीगल नहीं दिया, नॉन लीगल शब्द दिया। कब दिया? 2018 में, कि सीधा कहा कि ये अवैध नहीं है, लेकिन बच्चा तुम्हारे नेटवर्क के ट्रांजैक्शन में अगर बिटकॉइन फंस जाता है, लेन देन में कहीं दिक्कत आती, तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आरबीआई के पास मत आना। तो आरबीआई ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी को नॉन लीगल शब्द दिया, लेकिन उसको लेकर के जब लोग सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे फिर से 2020 में, मार्च 2020 में एक आदेश दिया और सीधे कह दिया कि लीगल होगा, लीगल होगा। लेकिन किसके लिए लीगल होगा? तो केवल ट्रेडिंग के लिए लीगल होगा, यानी ये लीगल टेंडर मनी नहीं होगी, यानी 50 रुपए की नोट की जगह आप बिटकॉइन नहीं थमाओगे आदेश मुद्रा की जगह। लेकिन अगर लेन देन करना है, शेयर ट्रेडिंग करनी है, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करनी है, तो ट्रेडिंग पे आप रोकथाम नहीं करोगे, यानी ट्रेडिंग को आपको रोकने का काम नहीं करोगे। अब आरबीआई ने मना क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ क्यों किया? तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण है क्रिप्टो करेंसी का डिसेंट्रलाइज होना। अब तक आप देखते होंगे कि किसी भी तरीके के मुद्रा का विनियमन करने के लिए हर देश के पास अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रातों रात कह दिया कि 500 की नोट नहीं चलेगी या 1000 की नोट नहीं चलेगी, तो आपने रोक दिया लेन देन करना, सारी नोट वापस चली गई। लेकिन इसको डिसेंट्रलाइज किया गया, यानी सेंट्रलाइज नहीं है, किसी एक आदमी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जितने भी लोग इस पूरे ब्लॉकचेन के प्रोसेस में हैं, यानी जितने भी लोगों ने पैसा लगाया है, वो कहीं से भी लेन देन को देख सकते हैं, केवल उनके अधिकार में। डिसेंट्रलाइज, सब उनका, सब मालिक हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो अकेला मालिक होगा, सब मालिक हैं, सब एक दूसरे का लेन देन देख सकते हैं। बस ये है कि उनको पता नहीं होगा कि ये लेन देन किसने लिखा है। उनकी जगह पर हमने बता दिया कि क्रिप्टो हैजिंग का काम होता है, कि वहां पर कोडिंग डिकोडिंग का फॉर्मेट चलता है, पता नहीं चलता है। अब इसके अंदर गलतियां क्या क्या हैं या कमियां क्या क्या हैं? तो पहली अच्छाई कह लो या पहली कमी कह लो, वो उसका डिसेंट्रलाइज होना है, क्रिप्टो करेंसी का डिसेंट्रलाइज होना। कि डिसेंट्रलाइज होने से एक फायदा तो ये है कि हमारा पैसा है, हम जब चाहेंगे निकालेंगे, बैंक के पास हमको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, बैंक के पास हमको जाकर के मांगना नहीं पड़ेगा, मैं जब चाहूंगा तब एडवांस निकाल लूंगा, जब चाहूंगा तब मैं लगा दूंगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज का एक नुकसान भी है कि ये आरबीआई के नियंत्रण में नहीं आ रहा है, तो आतंकवादी गतिविधियों में भी इस तरीके के निवेश हो रहे हैं, इलीगल मनी या ब्लैक मनी भी जो है बिटकॉइन में निवेश की जा रही है, तो ये निगेटिविटी भी है। दूसरी जो कमी इसके अंदर है वो है उसकी नॉट एक्सेप्टेंसी, कि बिटकॉइन जो है वो केवल डिजिटल मार्केट में ही रन करेगी, ऑनलाइन मार्केट में ही ट्रेंड करेगी। वो हम सब्जी लेने जाएंगे या जनरल स्टोर की दुकान पर जाएंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि ये लीगल टेंडर नहीं है, आदेशित मुद्रा नहीं है। और आदेशित मुद्रा न होने की वजह से ही ये दिक्कत आ जा रही है कि इसको ज़्यादातर लोग जो है वो इसके अंदर निवेश करना पसंद नहीं कर रहे हैं, भारत जैसे देश में। आगे चला जाए कि इसका कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। और चौथी कंडीशन कि ये पूरे तरीके से अस्थिर है, कि एक समय ऐसा था कि बिना पैसे की थी, एक समय ऐसा था कि 2 रुपये 85 पैसे की आई, एक समय ऐसा है कि 33 लाख की हो सकता है, कल फिर 1 रुपये की हो जाए, यानी कि इसके मूल्य में स्थिरता नहीं है। यानी इन्फ्लेशन अप एंड डाउन होते समय इसके मूल्य में स्थिरता होती है, यानी कि लीगल टेंडर मनी जो है उसका मूल्य घटता या बढ़ता है तो उसमें एक स्थिरता होती है कि कितने समय में बढ़ेगा या कितने समय में घटेगा। लेकिन बिटकॉइन के अंदर कोई भी स्थिरता नहीं है। अब बिटकॉइन में ध्यान दीजिएगा कि हमारे पूरा जब बिटकॉइन शुरू की गई तो वो 21 मिलियन बिटकॉइन का प्रोडक्शन किया गया, गिन करके कि इससे ज़्यादा नहीं छपेगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के चैनल को बनाने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि एक नंबर ऑफ पीसेस डिफाइन हो, कि कितने सामान हैं, उसी हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई। अगर तुम डिमांड के हिसाब से सप्लाई देते चले जाओगे तब तो वैल्यू पे कोई असर पड़ेगा ही नहीं। तो एक बिटकॉइन टोटल बिटकॉइन इन वर्ल्ड की अगर बात किया जाए तो 21 मिलियन बिटकॉइन पूरे वर्ल्ड में बनी है, जिसमें से 18.5 मिलियन बिटकॉइन जो हैं वो बिक चुकी हैं, या ये कह सकते हो कि मार्केट में उतार दी गई हैं। रिमेनिंग जो है उनको धीरे धीरे उतारा जा रहा है, यानी कि बिटकॉइन इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगी। जो नॉर्मल रूल ऑफ इकोनॉमी कहता है कि जब तक सामान की संख्या निर्धारित नहीं करोगे तब तक डिमांड और सप्लाई का चैनलाइजेशन रनिंग मोड में नहीं आएगा। यानी डिमांड को अगर बढ़ाए रखना है तो प्रोडक्शन को रोके रखना होगा, यानी डिमांड और वैल्यू का चैनलाइजेशन अगर आपको प्रॉपर रखना है, मांग और मूल्य का चैनलाइजेशन अगर आपको प्रॉपर रखना है तो सामानों की संख्या निर्धारित करनी पड़ेगी। तो ये आज का जो पूरा का पूरा सेशन था, मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया जा सके,
उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये मत भूलिएगा। हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।